नमस्कार। आप सभी 2008 में यूएस में हुए रियल एस्टेट मार्केट क्रैश के बारे में जानते ही होंगे और साथ ही 1992 में इंडिया में हुए स्टॉक मार्केट स्कैम के बारे में भी जानते ही होंगे। आज हम बात करेंगे जापान की, जहां पे 1990 के समय में ऐसा ही स्टॉक मार्केट का स्कैम और क्रैश देखने को मिला था और साथ ही रियल एस्टेट मार्केट में भी ऐसा ही क्रैश देखने को मिला था जैसा 2008 में यूएस में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जापान एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था बना। उसकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। खास करके इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जापान ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी बहुत कम समय में। जापान की इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन गई थी। मतलब ये कि जापान बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था बाहर के देशों में, जिसमें सबसे ज़्यादा आइटम्स होते थे इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। और जापान का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टर था वो था अमेरिका। सभी को उस समय ये लग रहा था कि जिस रफ्तार से जापान की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, वह दिन दूर नहीं है कि जब आने वाले कुछ दशकों में जापान यूएस को भी पीछे छोड़ दे और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। पर ऐसा हो नहीं सका और 1990 में आके जापान का स्टॉक मार्केट और जापान का रियल एस्टेट मार्केट क्रैश कर गया। ऐसा क्यों हुआ हम ये समझते हैं आज। उस समय में जापान के येन, यूके का पाउंड और बाकी G5 नेशंस की करेंसी के कंपैरिजन में यूएस का डॉलर बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू पर रहता था। इसके कारण जापान को एक्सपोर्ट करने में सुविधा होती थी, वहीं यूएस की कंपनीज़ को एक्सपोर्ट करने में दिक्कत होती थी। क्योंकि डॉलर की वैल्यू हाई थी, इसलिए जापानीज़ कंपनी को जब भी कोई सामान एक्सपोर्ट करना होता था तो उन्हें डॉलर की हाई वैल्यू की वजह से ज़्यादा कीमत मिलती थी अपने एक्सपोर्ट के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन कंपनी को एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आती थी, क्योंकि डॉलर की वैल्यू बहुत हाई थी। तो कोई भी बाहर का देश, खासकर G5 नेशन, जब भी यूएस से कोई चीज़ इंपोर्ट करना चाहते थे तो उन्हें ज़्यादा वैल्यू पे करनी पड़ती थी, क्योंकि डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। इसका उल्टा यूएस के जो इंपोर्टर्स थे उनको बहुत फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि उन्हें डॉलर की हाई वैल्यू की वजह से कम डॉलर में ही बाहर से सामान इंपोर्ट करने की आज़ादी सी मिल गई थी। इसकी वजह से यूएस में ट्रेड डेफिसिट बढ़ने लगा और यूएस की कंपनीज जो हैं वो सफ़र करने लगी। इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए यूएस ने G5 नेशंस की बैठक बुलाई न्यूयॉर्क के होटल प्लाजा में। G5 नेशंस में आते हैं जापान, यूके, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका। ये 5 देश मिलके G5 नेशंस बनाते हैं। न्यूयॉर्क में G5 नेशंस की मीटिंग हुई तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि डॉलर की वैल्यू को डीवैल्यूएट किया जाएगा और इसमें सभी देशों ने सहमति दिखाई। न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में हुई इस G5 नेशन की मीटिंग्स को नाम दिया गया प्लाजा एकॉर्ड। पर उस समय यह बात किसी ने नहीं सोची होगी कि इसका आगे जाकर बहुत बुरा परिणाम जापान को भुगतना पड़ सकता है। वो कैसे, ये हम अब समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि डॉलर की वैल्यू हाई होने की वजह से जापान के एक्सपोर्टर्स को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। वैसे भी जापान एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन चुका था, पर अब क्योंकि डॉलर डीवैल्यूएट हो चुका था तो येन के कंपैरिजन में डॉलर की वैल्यू 50% तक गिर चुकी थी। अब हो ये रहा था कि जापान के जो भी एक्सपोर्टर्स अपना माल एक्सपोर्ट कर रहे थे, खास करके ऑटोमोबाइल्स, यूएस में उनको अब कम वैल्यू मिल रही थी, क्योंकि डॉलर 50% तक गिर चुका था। आप इसको इस तरह से समझिए कि पहले जिस आइटम के लिए एक्सपोर्टर्स को 100 येन मिल रहे थे, अब क्योंकि डॉलर 50% तक डाउन हो चुका था तो अब उन्हीं एक्सपोर्टर्स को सेम गुड्स के लिए सिर्फ 50 येन मिल रहे थे। इससे जापान के एक्सपोर्टर्स को घाटा होने लगा। वहीं दूसरी तरफ जापान के जो इंपोर्टर्स थे उनको इसका फ़ायदा पहुंचने लगा, क्योंकि जब डॉलर की वैल्यू गिरी तो येन की वैल्यू बढ़ गई थी, इसलिए इंपोर्ट ज़्यादा इजी हो गया। तो अब ट्रेड डेफिसिट का प्रॉब्लम जापान में होने लगा, डिमांड कम होने लगी, कंपनीज़ को घाटा होने लगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को कम किया ताकि डिमांड को बढ़ाया जा सके, लोग बाग ज़्यादा बोरो करें और साथ ही ज़्यादा खर्च भी करें। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोगों ने काफ़ी सारे लोन लेना शुरू किया और उस लोन के पैसों को उन्हें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट में और दूसरा रियल एस्टेट में।
रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की वजह से धीरे धीरे प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने लगे और साथ ही स्टॉक मार्केट्स भी बढ़ने लगा। फिर लोगों को ये समझ में आने लगा कि उन्हें इन्हीं दो इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो वहाँ के सभी लोग स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए। तो एक चैन सा बन गया, जैसे जैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता, रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ते जाते, लोग बाग और इन्वेस्ट करते, रियल एस्टेट प्राइस और बढ़ने लगते। कुछ ऐसा ही चीज़ें हमें स्टॉक मार्केट को भी देखने को उस टाइम पे मिला। पर इसमें एक बात ये भी थी कि वहाँ की जो लिस्टेड कंपनियाँ थी उन्होंने भी लो इंटरेस्ट रेट का मिसयूज़ किया। उन्होंने बैंक से लोन लिया और उस लोन के पैसे को शेयर मार्केट में लगाया और शेयर मार्केट से जो उनको मुनाफा मिला उसको अपने ही प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में कैपिटल गेन की तरह दिखाने लगे। तो एक तरह से एक स्कैम ही था और इससे नाम दिया गया ज़ाइटेक का। वहाँ की कंपनी भी बैंक से लोन लेती और उस पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय वो उन्हीं पैसों से शेयर्स लेती, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती और जो प्रॉफिट मिलता उस प्रॉफिट को अपने ही प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में दिखाती, अपने बैलेंस शीट में दिखाती कैपिटल गेन की तरह पे, और उसके बेसिस पे और ज़्यादा लोन बैंक से लेने लगती। तो एक हिसाब से देखा जाए तो एक तरफ जहाँ पे एक्सपोर्ट कम होने की वजह से जापान की कंपनियां लॉस में जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो शेयर मार्केट से पैसा कमा रही थी। ये एक तरह का स्कैम ही था जिसे ज़ाइटेक का नाम दिया गया। लो इंटरेस्ट रेट होने की वजह से जहां एक तरफ रियल एस्टेट के दाम तेज़ी से बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट भी तेज़ी से बढ़ रहा था। स्टॉक मार्केट भी उस समय पे 13,000 से बढ़ते बढ़ते 39,000 तक पहुंच गया। ऑलमोस्ट 300% का राइज हमें देखने को मिला 1985 से लेके 1990 के बीच में। दूसरी तरफ रियल एस्टेट मार्केट भी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा कि लोगों ने यह एस्टिमेट किया कि जापान के टोटल रियल एस्टेट की जो वैल्यू है वो उस समय पे पूरे वर्ल्ड के रियल एस्टेट की वैल्यू से 5 गुना ज़्यादा हो गई थी। इतनी हाई वैल्यू होने के कारण वो एक आम आदमी के पहुंच के बाहर होने लगी धीरे धीरे। जब बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए रियल एस्टेट के तो लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना धीरे धीरे कम कर दिया और रियल एस्टेट के दाम अपने डाउन ट्रेंड पे आना शुरू हो गए। उसी समय पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को देखते हुए, साथ ही हाइपर इन्फ्लेशन को देखते हुए, अनकंट्रोल इन्फ्लेशन को देखते हुए वहाँ की सेंट्रल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया। पर तब तक वहाँ पे दो इकोनॉमिक बबल्स तैयार हो चुके थे, पहला रियल एस्टेट का बबल और दूसरा स्टॉक मार्केट का बबल। जब सेंट्रल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया तब ये दोनों बबल्स ब्लास्ट हो गए। जब सेंट्रल बैंक ने अपने रेट को बढ़ाया तो लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। अब उनकी EMI भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, साथ ही क्योंकि रियल एस्टेट के दाम भी धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में आने लगे थे तो वहाँ के लोगों को समझ में आ गया कि अब रियल एस्टेट में उनको वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा जो पहले मिलता था। तो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल करना शुरू कर दिया, पर खरीदने वाले उतने लोग नहीं थे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ कंपनीज़ को भी अब लोन उतनी आसानी से नहीं मिल रहा था जितनी आसानी से पहले मिल रहा था। तो स्टॉक मार्केट में भी कंपनीज ज़ाइटेक टेक्निक की मदद से जो इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमा रही थी वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। साथ ही बाकी लोग भी स्टॉक मार्केट से अपना पैसा वापस निकालने लगे। तो एक तरफ रियल एस्टेट मार्केट गिरना शुरू हुआ, वहीं दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट भी गिरना शुरू हुआ। तो 1990 से लेके 1992 तक स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट दोनों ही बहुत बुरी तरह से नीचे गिरने लगे। स्टॉक मार्केट उस समय पे लगभग 60% तक करेक्ट हो गया था अपने ऑल टाइम हाई से, जो था 39,000 से। स्टॉक मार्केट 39,000 से गिरते गिरते अराउंड 17,000 तक आ गया, ऑलमोस्ट 60% क्रैश हो गया। और आने वाले दिनों में वह यही स्टॉक मार्केट और ज़्यादा नीचे गिरा। एक तरफ जहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो रहा था, दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो रहा था और साथ ही साथ देश की इकोनॉमी भी धीरे धीरे गिरना शुरू हो गई। देश भी धीरे धीरे रिसेशन की ओर आगे बढ़ने लगा। इसे देखते हुए वहाँ के सेंट्रल बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट को एक बार फिर से कम करने की कोशिश करी। धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट को कम किया गया, पर इसका भी कुछ का खास फ़ायदा वहाँ की इकोनॉमी को नहीं हुआ। लोगों ने स्टॉक मार्केट से, रियल एस्टेट से अपना पैसा वापस निकालना जारी रखा। साथ ही उन्होंने अपने जो एक्सपेंसेस थे उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया। इसके बाद आने वाले कई दशकों में
मैक्सिमम टाइम जापान में डिफ्लेशन ही रहा है। कुछ सालों को छोड़ दिया जाए जब इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत जापान में देखने मिला हो, वरना मैक्सिमम टाइम जापान में डिफ्लेशन ही देखने को मिला, या यूं कह लीजिए इन्फ्लेशन नेगेटिव रहा। आज भी कभी कभी ही जापान में इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, जैसा कि अभी हमने देखा कि अभी जापान में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। पर आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें जापान की इकोनॉमी की, तो जापान में मैक्सिमम टाइम पे डिफ्लेशन रहा है, या जैसे मैंने आपको कहा कि इन्फ्लेशन नेगेटिव ही रहा है। वहाँ की इकोनॉमी पिछले कई सालों से स्टेग्नेशन के दौर से गुजर रही है। मतलब कि ये कि वहाँ की इकोनॉमी में आज भी किसी तरह की कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, या आप ये कह लीजिए बहुत कम ग्रोथ देखने को मिली है। आज के हमारे इस वीडियो में हमने ये जाना कि किस तरह जापान का 1990 का क्रैश यूएस के 2008 में हुए रियल एस्टेट मार्केट क्रैश से मिलता है, और साथ ही हमारे इंडिया में हुए 1992 के स्टॉक मार्केट स्कैम से कुछ मिलता जुलता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।